ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का 9th नंबर का वीडियो है फ्रेंड्स। मैंने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स 01 से लेकर रोटेशनल डायनामिक्स 09 का जो वीडियो है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। रोटेशनल डायनामिक्स 01 से लेकर रोटेशनल डायनामिक्स 08 तक के ये सारे जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये प्योरली सर्कुलर मोशन के बारे में है। ये जो वीडियो है ये प्योरली सर्कुलर मोशन के बारे में है। मैंने उसमें सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन किया है फ्रेंड्स। और आज का हमारा ये रोटेशन डायनामिक्स 09 ये जो वीडियो है, और इसके आगे आने वाले सारे वीडियो रोटेशनल मोशन पर होंगे फ्रेंड्स। कौन से मोशन पर? रोटेशनल मोशन पर होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रोटेशनल मोशन होता क्या है? देखो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ये जो को टायर है ये रोटेट हो रहा है फ्रेंड्स। क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्सिस है उसके अलोंग, ये जो एक्सिस है उसके अलोंग क्या हो रहा है फ्रेंड्स? रोटेट हो रहा है। तो इस मोशन को क्या कहोगे फ्रेंड्स? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन फ्रेंड्स? रोटेशनल मोशन। वैसे तो मैंने रोटेशनल डायनामिक्स 01 का जो वीडियो था उसमें मैंने उसका जो डिफरेंस है मैंने क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स। व्हाट इज सर्कुलर मोशन और व्हाट इज रोटेशनल मोशन, इनमें जो डिफरेंस था मैंने उसमें क्लियर कर दिया है। आपने अगर देखा नहीं है तो देख लीजिए फ्रेंड्स जल्दी से। ठीक है, तो ये होता है रोटेशनल मोशन। अभी रोटेशनल मोशन में हम डिस्कस करने वाले पहले टॉपिक पर, जो कि है फ्रेंड्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते फ्रेंड्स, इसको डिनोट करते मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले फ्रेंड्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करने से पहले ये इनर्शिया होता क्या है फ्रेंड्स? व्हाट इज इनर्शिया? फ्रेंड्स आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा मोशन का। क्या था फ्रेंड्स लॉ? क्या था फ्रेंड्स वो लॉ? इफ अ बॉडी इज इन अ कंटिन्यूअस मोशन और इन अ स्टेडी स्टेट अनलेस और अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ऑन एक्ट ऑन इट। फ्रेंड्स क्या था? अगर कोई चीज मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगा। वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा फ्रेंड्स। कब तक पोजीशन चेंज नहीं करेगा? जब तक हम उस पर बाहरी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बाहर से अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते, तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर पड़ा है तो पड़ा ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और इसको और एक नाम था फ्रेंड्स लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात कही जा सकती है फ्रेंड्स इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है फ्रेंड्स? अ टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू डू नथिंग। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी ऐसी टेंडेंसी होती है जो कुछ नहीं करना चाहती। जैसे कि अगर पड़ी है, कोई चीज पड़ी है, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो वो पड़ा ही रहेगा फ्रेंड्स। वो खुद ब खुद उसकी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाह रहा है फ्रेंड्स। उसका मोशन को उसको स्टॉप नहीं करना है, वो मोशन में ही रहना चाह रहा है। यानी कि फ्रेंड्स उसकी टेंडेंसी ऐसी है कि उसकी पोजीशन, उसका स्टेट चेंज नहीं करना चाह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वो ये जो टेंडेंसी है उस ऑब्जेक्ट की, पड़ा रहा है तो पड़ा ही रहेगा, और मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है। ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी क्या है फ्रेंड्स? दैट इज इनर्शिया। तो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है फ्रेंड्स, अभी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सपोज करता हूँ फ्रेंड्स कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है। क्या है फ्रेंड्स? ये रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अलोंग घूम रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजिड बॉडी है और ये एक्सिस है, उसके अलोंग क्या हो रही है? घूम रही है फ्रेंड्स। अभी हम उसके ही बारे में डिस्कस करेंगे, रोटेशनल मोशन। कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा किसी एक्सिस के अलोंग, कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा किसी एक्सिस के अलोंग। अब ये रिजिड बॉडी होती क्या है फ्रेंड्स? ये रिजिड बॉडी होती क्या है फ्रेंड्स? अब सपोज कीजिए फ्रेंड्स ये मार्कर है और ये रिजिड है। सपोज कीजिए रिजिड बॉडी होती क्या है? देखो, हाँ, मैं अगर इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करूंगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने के बाद इसके शेप में और साइज में अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो ये बॉडी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? रिजिड बॉडी हो जाएगी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने के बाद इसका अगर डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि शेप में और साइज में अगर चेंज नहीं हुआ, तो ये बॉडी कौन सी होती है? रिजिड बॉडी हो जाती है। तो सपोज कीजिए कि ये रिजिड बॉडी है, इस एक्सिस के अलोंग घूम रही है फ्रेंड्स, इस एक्सिस के अलोंग घूम रही है।
तो देखो फ्रेंड्स, इस बॉडी में मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस r है। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा सा पार्टिकल ले लिया, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, कोई भी बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है। कोई भी बॉडी जो होती है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी होती है, और मैंने से वो n नंबर में से कोई एक पार्टिकल को चूज कर लिया, ये वाला, उसका मास m सपोज कर लिया, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, r है। फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, देखो फ्रेंड्स, कि ये पार्टिकल है, m उसका मास है और r इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखो the product of mass and the square of perpendicular distance from axis of rotation। देखो फ्रेंड्स, क्या है कि ये एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, मास एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि देखो फ्रेंड्स, अभी ये जो इधर से क्या हो जाएगा, देखो अभी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे डिनोट करते हैं, हम आई से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। और एक बात फिर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो है आर उसको प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो आर स्क्वायर, सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। तो इन दोनों चीजों पर, ये दो चीजों पर क्या करता है फ्रेंड्स, डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास एंड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ्रेंड, यहां से क्या कहोगे फ्रेंड्स, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट किया जाता है और किस पर डिपेंड करता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये हो गया उसका फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये हो गया फ्रेंड्स फॉर्मूला। कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी पार्टिकल हो, उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो उसका मास और मल्टीप्लाई कर दो उस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि फिर से देखो फ्रेंड्स, एक प्रोडक्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट, मास एंड द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो फ्रेंड्स, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोट करते हैं हम आई से, और ये क्या है, m इंटू आर स्क्वायर। समझ आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रेंड्स, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है फ्रेंड्स, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात फ्रेंड्स, इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है फ्रेंड्स, देखो मास किस में मेजर किया जाता है, एसआई में, किलोग्राम। और आर स्क्वायर, आर क्या है फ्रेंड्स, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस एसआई यूनिट में किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया यूनिट, किसका यूनिट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। आ रहा है फ्रेंड ध्यान में, तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा इसको फोर्स लगेगा घूमने के लिए, रोटेट होने के लिए, और उस फोर्स को हम आगे जाके टॉर्क कह लेंगे। उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, टॉर्क कहेंगे हम आगे जाके, ठीक है। तो फिलहाल तो एक बात ध्यान में रख लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला क्या है, m इंटू आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये किस चीज पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, आइए लेट्स चेक। फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, दैट इज मास, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। बॉडी का मास, शेप और साइज पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा और एक बात देखो फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन
distribution of mass in the body about an axis of rotation. बॉडी का जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जितना मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने का मतलब क्या है और ज्यादा होने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको बताया फ्रेंड्स मैंने। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा फोर्स लगेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमने के लिए। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा फोर्स उसको रोटेट होने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरी बात देखो फ्रेंड्स, और एक कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये और एक चीज पर डिपेंड करता है, जो कि ये और जो बताने जा रहा हूँ वो लगभग सेम ही है फ्रेंड्स। दैट इज पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन कहाँ पर है उस पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा। जैसे कि ये बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी ऐसी घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये पोजीशन उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का होगा। और सपोज कीजिए कि वो एक बॉडी है, यही एक बॉडी है और अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। ठीक है, तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन अलग अलग है फ्रेंड्स। तो एक ही बात है कि इन तीन चीजों पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जो बॉडी रोटेट हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे अभी फ्रेंड्स। हमने अब तक लीनियर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया है। लीनियर वेलोसिटी में हम किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते थे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ mv²। ये था ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला था हाफ mv², जो कि लीनियर वेलोसिटी या तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, ये जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स हाफ mv², ये कहाँ पे लगाते थे हम, ये ट्रांसलेशनल मोशन या तो लीनियर मोशन, दोनों एक ही मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन कहो या तो लीनियर मोशन कहो, उसमें हम इसको लगाते थे ये फॉर्मूले को हाफ mv²। जो कि बॉडी अभी ट्रांसलेट नहीं हो रही है, लीनियर मोशन नहीं कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। तो ये रोटेशनल मोशन करने वाली जो बॉडी है, रोटेटिंग बॉडी, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला था ट्रांसलेशनल लीनियर वेलोसिटी के, लीनियर मोशन के लिए ये फॉर्मूला। अभी जो बॉडी रोटेट हो रही है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते, आइए हम देखेंगे अभी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर निकाली है, एक रोटेटिंग बॉडी है जो कि रिजिड बॉडी है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, ये एक्सिस है, ये एक्सिस के अलॉन्ग ये क्या कर रही है फ्रेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि ये जो बॉडी है उस पर मैंने, ये बॉडी जो है n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है। मैं क्या करता हूँ कि ये छोटा पार्टिकल लेता हूँ उस बॉडी का, रोटेटिंग बॉडी का, जो कि m1 है। ठीक है, m1 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस सपोज कीजिए कि r1 है। ठीक है, ये छोटा वाला पार्टिकल, उसका मास m1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस r1। ये सपोज करता हूँ फ्रेंड्स इसका मास m2, ये जो पार्टिकल है इसका मास m2 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस r2 है। सही है, ऐसे करते करते नंबर ऑफ पार्टिकल हम ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्टिकल जिसका मास में mn सपोज कर लेता हूँ, n नंबर का पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो n नंबर वाला पार्टिकल का उसका मास mn और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, rn। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, rn। ठीक है, तो मैंने ये रोटेटिंग बॉडी पर कुछ पार्टिकल ले लिए और उनका मैं क्या कर लूंगा फ्रेंड्स, उनका मैं
रोटेटिंग बॉडी का निकालना है मुझे काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इन सिंगल सिंगल पार्टिकल की रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा और इन सब काइनेटिक एनर्जी को मैं आगे जाके प्लस कर दूंगा। इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। ऐसे करते करते n नंबर ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी और सभी पार्टिकल की एनर्जी में अगर ऐड कर दूंगा तो किसकी मिल जाएंगे हमें काइनेटिक एनर्जी? इस बॉडी की मिल जाएगी। सही है। तो अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो बॉडी है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है, तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। जो कि ये पार्टिकल, ये बॉडी अगर एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है ओमेगा से, तो ये पार्टिकल किसका? ये जो पार्टिकल है इसी बॉडी का पार्ट है, ये वाला पार्टिकल भी इसी बॉडी का पार्ट है, तो इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा होगी। यानी कि बॉडी अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है तो पार्टिकल भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घूमेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स? सेम है जो बॉडी की है। ठीक है, पर लीनियर वेलोसिटी क्या होगी फ्रेंड्स? इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी, इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी फ्रेंड्स। कैसे देखेंगे अभी। देखो यहाँ पे ऑल पार्टिकल्स rotates with same angular velocity omega but different linear velocity v। लीनियर वेलोसिटी सभी पार्टिकल की डिफरेंट है पर सभी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है? सेम है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी देखेंगे डिफरेंट कैसे, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंस कैसे। हमें पता है फ्रेंड्स, वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर या तो रेडियस वेक्टर r इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन हमने देखा है पहले, मेरे पहले वीडियो में आपने देखा होगा। लीनियर वेलोसिटी v, ये इसका और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका रिलेशन हमने देखा था वहां पे। क्या है रिलेशन? लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन देखा था हमने। अभी देखो फ्रेंड्स, सभी पार्टिकल का क्या सेम है? ओमेगा सेम है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम है। क्या डिफरेंट है फ्रेंड्स? लीनियर वेलोसिटी डिफरेंस है। कैसे दिखाता हूं मैं फ्रेंड्स। देखो अभी सपोज कीजिए कि मुझे इस वाले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी निकालनी है अभी, v इसकी। सो मैं बोलूंगा v1, लीनियर वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर क्या है इसका डिस्टेंस कितना है एक्स ऑफ रोटेशन से? देखो r, यानी कि r1 इंटू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ओमेगा। सही बात है। दूसरे वाले पार्टिकल की, ये वाले पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी v2 क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितना है एक्स ऑफ रोटेशन इसका? r2 और ओमेगा। सही है। देखो फ्रेंड्स, ओमेगा सेम है सभी का, डिफरेंट क्या हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि उस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अलग अलग है। तो r1 इंटू ओमेगा ये प्रोडक्ट कुछ और आएगा और r2 इंटू ओमेगा ये प्रोडक्ट कुछ और आएगा। यानी कि इनमें वेलोसिटी, इस वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? डिफरेंट हो जाएगी। ऐसे करते करते फ्रेंड्स मैं पहुंच जाऊंगा लीनियर वेलोसिटी इस वाले पार्टिकल की, यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है इसका? rn इंटू ओमेगा। सही बात है फ्रेंड्स। तो ये होगी लीनियर वेलोसिटी ये डिफरेंट पार्टिकल्स की। ठीक है, सभी की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? सेम है। लीनियर वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। ये लिख लीजिए फ्रेंड्स, जब भी कोई बॉडी रोटेट होगी ओमेगा से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी पर सभी की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्यों होगी आपको बताया फ्रेंड्स मैंने। ठीक है, तो जल्दी से ये लिख लीजिए और आगे हम डेरिवेशन को कंप्लीट करने वाले हैं और रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने वाले। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं फ्रेंड्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। अभी ये लीनियर वेलोसिटी निकल गई। नाउ
ट्रांसलेशनल, या तो इसे लीनियर भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर। अब सभी जो पार्टिकल्स है जो लिए हुए हमने, उन सभी पार्टिकल्स की अभी हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। ट्रांसलेशनल, या तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, लीनियर। इसे क्या कहोगे, लीनियर या तो ट्रांसलेशनल, एक ही मीनिंग्स, ठीक है। अभी ट्रांसलेशनल एनर्जी निकालेंगे। ट्रांसलेशनल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, हाफ mv², यही होता है ना। लीनियर वेलोसिटी हमने देखो वीडियो के शुरू होते ही मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल या तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हाफ mv²। अभी जो कि पार्टिकल फर्स्ट वाला है, ठीक है, जो पार्टिकल फर्स्ट है, इसका मास क्या है फ्रेंड्स, आप फिगर में देखोगे, इसका मास है m1, इसका मास क्या है m1, और उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है v1। सो हाफ m1v1², क्या हो जाएगा, हाफ m1v1², ठीक है। तो यहां से देखो फ्रेंड्स, हाफ m1 एज इट इज, और v1 क्या है, देखो v1, ये देखो v1 r1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, r1 इंटू ओमेगा, तो v1 का अगर स्क्वायर है तो r1 का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। v1 का स्क्वायर है ना, तो v1 क्या है r1 इंटू ओमेगा, सो v1 का स्क्वायर तो r1² ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, हाफ mv², ठीक है। और दूसरा पार्टिकल का मास क्या है, इसका सपोज क्या है, हमने m2 किया है, दूसरा जो पार्टिकल है उसका मास क्या है m2 है, और वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी v2। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो हाफ m2, v2 क्या है, v2 देखो v2 क्या है r2 ओमेगा, जो कि v2 का स्क्वायर है तो r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोल रहा हूँ, तो रोटेटिंग एनर्जी अभी निकालेंगे। उसके बाद देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल, n वाला जो नंबर जो लिया है हमने n नंबर का पार्टिकल, उसकी क्या हो जाएगा, हाफ m मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो जो कि मास हमारा क्या है फ्रेंड्स, आगे जाके देखो, जो कि मास है हमारा m1, उस पार्टिकल का मास क्या है mn, और वेलोसिटी कौन सी है vn, हाफ mn vn², ठीक है। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, हाफ mn एज इट इज, vn क्या है, देखो vn है rn ओमेगा, सो vn का अगर स्क्वायर है तो rn² ओमेगा स्क्वायर। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ n वाला नंबर वाला जो पार्टिकल है उसकी, सही है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ n नंबर वाला जो पार्टिकल है उसकी, ठीक है। तो सभी की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और इन सबको अगर ज्वाइन कर देंगे, इन सबको अगर ऐड कर देंगे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी किसकी, रोटेटिंग बॉडी की, क्योंकि रोटेटिंग बॉडी के यही पार्टिकल्स है ना छोटे छोटे, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, सभी की एडिशन कर देंगे, और ऐड करने के बाद हमें किसकी एनर्जी मिल जाएगी, उस बॉडी की, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है उसी बॉडी के तो पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स जल्दी से लिख लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम इसी डेरिवेशन को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हमको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो जो रोटेटिंग बॉडी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी is the sum of individual translational या तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज, यानी कि जो इंडिविजुअली काइनेटिक एनर्जी निकाली है,
इन सभी की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, समेशन, और सभी की समेशन करने के बाद हमें एक रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जैसे कि देखो फ्रेंड्स, अभी काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें मिलेगी अभी बॉडी की। क्या करना पड़ेगा, ये जो निकाला है हमने इंडिविजुअली, इन सभी की समेशन करनी पड़ेगी। इंडिविजुअली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की समेशन। जैसे कि पहले वाली समेशन देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा देखो, हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस डैश डैश डैश, आगे जाके क्या हो जाएगा देखो फ्रेंड, प्लस हाफ mn rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी इंडिविजुअली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो निकाली हमने पार्टिकल्स की, उनकी सारी की समेशन हमें क्या देगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देगी उस बॉडी की। ठीक है, यहां से देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हाफ निकाला है मैंने, हाफ हाफ, हर टर्म में हाफ मिलेगा आपको, हाफ हाफ, और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रदर, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें क्या देगी, देखो हाफ मैंने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाद देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये निकाल लिया मैंने कॉमन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हाफ निकाला, फिर ओमेगा कॉमन निकाला, क्या बचा था फ्रेंड्स देखो, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा कॉमन, हाफ कॉमन निकालिया। फ्रेंड्स आप अगर इसको देखोगे, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, ये क्या है फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है फ्रेंड्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझा, आपको पहली लेक्चर, इसी वीडियो में मैंने शुरू में बोला है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, या तो उस पार्टिकल का मास, एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो है। तो यहां से क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, देखो यहां से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाफ मिल गया हमें, ओमेगा कॉमन निकाला, हाफ कॉमन निकाला। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, बट I इज इक्वल टू, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है फ्रेंड्स, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। ये क्या है फ्रेंड्स, ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, I। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, या तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल जो मोशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ I की जगह आ जाता है फ्रेंड्स मास, और ओमेगा की जगह आ जाता है v, एंड जो कि ये बॉडी घूम रही है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी, जो कि ये बॉडी ट्रांसलेट हो रही है तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी है। ये बॉडी अगर घूम रही है तो इसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जो बॉडी ट्रांसलेट हो रही है या तो जो लीनियर मोशन कर रही है उसके पास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके पास क्या होगा, मास होगा। तो ये हो गया एनालॉगस टू रोटेशन और ट्रांसलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, रोटेटिंग होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
और ट्रांसलेट होगी तो मास, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इधर लीनियर वेलोसिटी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है एनालॉगस क्वांटिटी। और जो बॉडी रोटेट हो रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी का ये हो गया फॉर्मूला, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है फ्रेंड्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स जल्दी से लिख लीजिए और आगे बढ़ेंगे हम। फ्रेंड्स अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अभी देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस। फ्रेंड्स द रोल ऑफ, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स और नोट्स भी निकालिए। द रोल ऑफ मास यानी कि m इन ट्रांसलेशनल या तो लीनियर मोशन is same as movement of inertia यानी कि I in rotational motion। क्या लिखा है फ्रेंड्स मैंने? देखो, जो काम मास का होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। जो काम मास करता है ट्रांसलेशनल या तो लीनियर मोशन में, वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है फ्रेंड्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है। वहां पे था फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स वैसे ही ये केस हो गई ट्रांसलेशनल मोशन में। ट्रांसलेशनल मोशन में ये चीज कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये फॉर्मूला कहाँ पे लगता है? ट्रांसलेशनल मोशन में। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला, रोटेशनल मोशन, ये रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला हो जाता है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, रोटेशनल मोशन में और ट्रांसलेशन मोशन में डिफरेंस बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन मोशन में होता है एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में होता है फोर्स की जगह आ जाता है फ्रेंड्स टॉर्क। फोर्स की जगह आ जाता है टॉर्क, और मास की जगह हमने बोला फ्रेंड्स, जो काम मास करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई करता है रोटेशनल मोशन में। यानी कि एम की जगह क्या आ जाएगा इधर? आई। जो काम मास करता है ट्रांसलेशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल में। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? और जो कि ट्रांसलेशन मोशन में एक्सेलरेशन होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे ही रोटेशनल मोशन में बॉडी रोटेट हो रही है, गोल घूम रही है, तो वहां पे आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? तो ये होगा, ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम मास का होता है ट्रांसलेशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? देखो यहाँ पे और एक बात, इंपॉर्टेंट बात लिखते चलो और ध्यान से सुनो फ्रेंड्स। यहां से देखो, अभी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत केयरफुली अभी है। हमें अगर कोई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन लाना है, हमें कोई ऑब्जेक्ट में अगर एक्सेलरेशन लाना है तो मुझे फोर्स की जरूरत होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे अगर एक्सेलरेट करना है तो किसकी जरूरत होती है? फोर्स की। कितना फोर्स लगेगा ये डिपेंड करता है मास पर। ओहो, बहुत अच्छी बातें कर देता हूँ फ्रेंड्स मैं कभी कभी। मुझे अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन करना है तो मुझे जरूरत है फोर्स। कितना फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है मास पर। वैसे ही मुझे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन लाना होगा, रोटेशनल के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एंगुलर एक्सेलरेशन लाना होगा तो मुझे जरूरत है टॉर्क की। कितना टॉर्क लगेगा ये डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में।
जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उसको रोटेट करने के लिए, उसमें एक्सेलरेशन लाने के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए। समझ पा रहे हो ये चीज़ें फ्रेंड्स? तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम मास का होता है ट्रांसलेशन में, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है रोटेशनल मोशन में। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? तो ये थी आज की अच्छी अच्छी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बातें। आई होप आपने लिखा होगा, नोट्स निकाले होंगे फ्रेंड्स। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स बाय।